नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा में इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बड़ी तेज है। हर पार्टी, हर राजनीतिक दल और तमाम बड़े चेहरे अपने अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए। लेकिन अब बात की जाए भाजपा की, जो भाजपा हरियाणा प्रदेश में 2019 का चुनावी परिणाम दोहराने की बात करे, यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो बीजेपी 10 की 10 सीटों पर एक बार फिर जीतने का दावा जरूर कर रही है, एक सपना जरूर देख रही है। लेकिन उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए अब भाजपा को बड़ी जोर आजमाइश करनी पड़ेगी। यानी कि 2019 की तरह सिर्फ मोदी लहर से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि अब बीजेपी को धरातल पर उतरकर अपने स्तर पर वोट बैंक को जोड़ना होगा, अपने कैडर को मजबूती के साथ तैनात करना होगा, धरातल पर अपने सेनापतियों को उतारना होगा और उसके बलबूते ही 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल की जा सकती है। अन्यथा अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो बीजेपी के सामने अब बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। बीजेपी के 10 की 10 सीटें जीतने में एक बड़ा पेच फंस चुका है, क्योंकि भाजपा कई सीटों पर चेहरे भी बदल चुकी है। कई सीटों पर सियासी समीकरणों के चलते अलग अलग दांव खेले, लेकिन अब सारे दांव पेच जो है उल्टे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारे दांव पेच जो है फेल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जहां 10 की 10 सीटों की बात करती है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि भाजपा फिलहाल 5 सीटों पर बेहद कमजोर दिखाई दे रही है। कमजोरी का कारण भी बताएंगे, और वो कौन कौन सी सीटें जिन पर भाजपा बेहद कमजोर हो चुकी है उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके, उनकी जगह नायब सिंह सैनी गद्दी पर विराजमान है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर ने अपने पूरे प्रयास किए कि अपने चहेतों को, अपने खुद के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जा सके। और कहीं ना कहीं लोकसभा का जो टिकट वितरण हुआ हरियाणा के अंदर, उनमें लगभग मनोहर लाल खट्टर ने अपनी पेश के चलते, अपने रुआब के चलते, रुतबे के चलते कहीं ना कहीं अपने ही करीबी नेताओं को टिकट दिलवाने का ज्यादातर सीटों पर काम किया है। जो फेरबदल हुए हैं उनमें भी कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर का पूर्णतया हस्तक्षेप रहा है। और कहीं ना कहीं जिन उम्मीदवारों पर मनोहर लाल खट्टर ने उंगली रखी वो लगभग तय हुए हैं। अब सबसे पहले अगर बात की जाए 5 सीटों की, तो वो 5 सीट है हिसार लोकसभा क्षेत्र, सिरसा लोकसभा क्षेत्र, अंबाला लोकसभा क्षेत्र, रोहतक लोकसभा क्षेत्र और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र। 5 जो है ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां बीजेपी अब कमजोर स्थिति में नजर आ रही है। या तो अपने प्रत्याशियों के चलते भाजपा इन सीटों पर पिछड़ चुकी, या फिर जो सियासी समीकरण बन रहे हैं, और अब तक कांग्रेस ने अपनी सूची जारी नहीं की है, तो कहीं ना कहीं लोग कांग्रेस के इंतजार में है कि कांग्रेस किन मोहरों पर दांव लगाती है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस ने किसी घोड़े पर दांव लगा दिया तो बीजेपी के लिए मुश्किल और भी बढ़ने वाली है। लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो 5 सीटों पर भाजपा बुरे तरीके से फिलहाल वर्तमान स्थिति यह है कि पिछड़ चुकी है। और कहीं ना कहीं अब मानना यह जाए कि मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी यह दावा छाती ठोककर किया था कि बीजेपी हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीत रही है। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, क्या वास्तव में मनोहर लाल खट्टर उस आगामी स्थिति से पहले से ही वाकिफ थे या फिर वाकिफ नहीं थे? और अगर वाकिफ थे तो वो अब भी लगातार 10 की 10 सीटों पर जीतने का दावा क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मनोहर लाल खट्टर नहीं चाहते कि उनके कैडर को, उनके वर्कर्स को, कार्यकर्ताओं को, उनकी टीम को यह पता चले कि बीजेपी कहीं ना कहीं 5 सीटों पर पिछड़ चुकी है, जिससे कैडर का, कार्यकर्ताओं का, संगठन का मनोबल टूटे, जोश में कमी आए, संगठन जो है धीरे धीरे अपनी पकड़ खो दे। तो कहीं ना कहीं उस जोश को बरकरार रखने के लिए लगातार 10 की 10 सीटों पर जीतने का दावा जरूर किया जा रहा है, ताकि जो मेहनत हो उसके बल पर और जो सीटें हैं 5 के अलावा जो अन्य सीटें उन पर भी कहीं ना कहीं बढ़त बनाई जा सके। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने दावा करना और अब कहीं ना कहीं जो सपना है उसको हकीकत में तब्दील करने के लिए बरकस प्रयास जरूर किए गए, लेकिन अब वो सपना भी जो है साकार होता हुआ नहीं दिख रहा है। सबसे पहली लोकसभा सीट हिसार को लेकर चर्चा की जाए कि हिसार पर आखिर कारण क्या है कि भाजपा पिछड़ चुकी है। तो सबसे पहला कारण है भाजपा अब किराए के नेताओं पर दांव लगा रही है। किराए से तात्पर्य है कि वो नेता जो
अन्य दलों से लाए गए हैं, अन्य दलों से भाजपा में शामिल हुए, या फिर मूलतः भाजपा ही नहीं है। यानी कि ऐसे में सीधा इशारा जो है रणजीत चौटाला की तरफ जाता है, जो रानिया से निर्दलीय विधायक रहे, मनोहर लाल खट्टर कैबिनेट में भी मंत्री रहे, नैब सिंह सैनी की कैबिनेट में भी मंत्री पद की शपथ जरूर ले, लेकिन कुछ ही दिन के बाद बड़ा फेरबदल किया गया। रणजीत चौटाला को भाजपा ने अपनी सदस्यता ग्रहण करवाई और कहीं ना कहीं हिसार से लोकसभा का प्रत्याशी मनोनीत कर दिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रणजीत चौटाला, जो मूलतः भाजपाई नेता नहीं है, तो उन पर अगर दांव लगाया गया तो उससे सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं भाजपा के जो नेता हैं, जो भाजपा के पुराने नेता हैं, वरिष्ठ लीडर हैं, जिनकी प्रदेश से लेकर केंद्रीय राजनीति तक अच्छी खासी पकड़ बताई जाती है, अब वो नेता कहीं ना कहीं नाराज है, उनके अंदर रोष है अपनी पार्टी के प्रति, और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति अपने ही करीबी लोगों को टिकट दिलवाने में लगा हुआ है, जिस व्यक्ति के चलते रणजीत चौटाला को फायदा मिला है, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से फिलहाल भाजपा का हिसार कैडर नाराज दिखाई दे रहा है, जिसमें दो बड़े नाम सामने आते हैं। पहला नाम कुलदीप बिश्नोई, जो कि पहले कांग्रेस में थे, और कांग्रेस में भी हरियाणा प्रदेश के 5 बड़े नेताओं में उनका नाम गिना जाता था, लेकिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। राजस्थान चुनाव के अंदर भी कहा जाता है कि कुलदीप बिश्नोई ने जमकर मेहनत की, भाजपा को 20 से 21 सीटें जितवाने में बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र में पुरजोर प्रयास किया, भरकस मेहनत की, और कहीं ना कहीं यही कारण रहा कि भाजपा का जो हाईकमान है वो भी काफी खुश दिखाई दे रहा था कुलदीप बिश्नोई से। लेकिन अंतिम समय तक भी सस्पेंस बनाए रखा गया। हिसार सीट पर बहुत समय के बाद जो है प्रत्याशी की घोषणा हुई, और जो बची खुची आस उम्मीद थी कुलदीप बिश्नोई की, वो भी टूट गई, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का नंबर हिसार लोकसभा से नहीं पड़ा। उसके अलावा अगर बात की जाए भाजपा के पुराने नेता, पूर्व में मंत्री और विधायक रहे कैप्टन अभिमन्यु, जिनका नाम अंतिम समय तक बिल्कुल फाइनल माना जा रहा था कि हिसार लोकसभा सीट पर कैप्टन अभिमन्यु को बीजेपी अपना प्रत्याशी बना सकती है, लेकिन अंतिम समय में उनका भी पत्ता काट दिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों बड़े नेता जो हिसार सीट पर अपना वजूद रखते हैं, अपना दबदबा रखते हैं, खुद का एक पर्सनल वोट बैंक भी रखते हैं, वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि रणजीत चौटाला इन दोनों नेताओं को मना पाते हैं या फिर नहीं मना पाते। अगर मान जाते हैं तो रणजीत चौटाला के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, अन्यथा रणजीत चौटाला को एक बड़ा घाटा लोकसभा चुनाव के अंदर उठाना पड़ सकता है। तो साथ ही एक दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि चौटाला परिवार हिसार सीट पर आमने सामने दिखाई देने वाला। संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि नैना चौटाला जेजेपी से और सुनैना चौटाला इनेलो से हिसार सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में चौटाला परिवार के 3 बड़े चेहरे हिसार सीट पर एक ही सीट पर चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे, और पूरा जो चुनाव है चौटाला परिवार के इर्द गिर्द घूम सकता है। तो यही कारण है कि रणजीत चौटाला को इसके चलते भी काफी जो है बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वही यह भी कहा जाता है कि रणजीत चौटाला ने अब तक भाजपा में सदस्यता ग्रहण करने के बाद और हिसार से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद जितने भी शक्ति प्रदर्शन किए हैं, जितनी भी जनसभाएं की हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो सभी फीकी नजर आई। उनमें जोश की काफी कमी दिखाई दी है। कार्यकर्ताओं का इतना जो है मजबूत समर्थन, सहयोग और समर्पण रणजीत चौटाला के प्रति नहीं दिखाई दिया। यानी कि एक तौर पर कहा जाए तो रणजीत चौटाला को फिलहाल हिसार भाजपा का कैडर अपने प्रत्याशी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाया है, और यही कारण है कि रणजीत चौटाला को लेकर कहा जा रहा है कि उनका पर्सनल वोट बैंक भी हिसार सीट पर नहीं है, क्योंकि पूर्व में भी उन्होंने एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ा इसी सीट पर और करारी हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में रणजीत चौटाला के सामने अनेक मुश्किलें खड़ी हैं, छाती ठोककर और कहीं ना कहीं चुनौती दे रही हैं कि रणजीत चौटाला आपके लिए ये चुनाव जो है बेहद मुश्किल होने वाला, बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। और यही कारण है कि हिसार सीट वो सीट है जो सबसे हॉट सीट तो बनी हुई, साथ ही बीजेपी अपनी पकड़ इस सीट पर खो चुकी है, क्योंकि जनता की आवाज जो निकल कर आ रही है, यह बात सामने आ रही है कि रणजीत चौटाला को उतारकर बीजेपी ने यह बता दिया है कि उनके पास बड़े चेहरों की कमी है और कहीं ना कहीं वो डमी कैंडिडेट उतारने पर मजबूर है। अब अगर दूसरी सीट की बात की जाए तो दूसरी सीट है रोहतक लोकसभा सीट, जो शुरुआत से ही हुड्डा परिवार का गढ़ रहा है। हुड्डा परिवार का इस सीट के ऊपर इस क्षेत्र में काफी दबदबा है, रुतबा है, अच्छा खासा जो है वर्चस्व है, और यही कारण है कि 2019 के अंदर मोदी लहर के चलते जहां बीजेपी एक तरफा अपनी नैया पार करके ले गई थी, विपक्षी दलों की नैया बीच मझधार डूब गई थी, मोदी लहर के सामने कोई टिक नहीं पाया,
तो वहां भी 2019 के चुनाव में अरविंद शर्मा को रोहतक लोकसभा सीट पर मात्र 7,000 वोटों से ही जीत मिल पाई थी। यानी कि जीत का अंतर जो है वो बिल्कुल नाम मात्र का रहा है। और यही कारण है कि अब कहा जा रहा कि भाजपा अपनी जो लीड, जो बढ़त थी पिछले चुनाव की, कहीं ना कहीं वो खो चुकी है, क्योंकि रोहतक सीट पर हुड्डा परिवार ने पिछले 5 साल के दरमियान काफी अच्छी खासी मेहनत की है। काफी लंबा समय जो है रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जनता को दिया है। उनके काम करवाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उनकी आवाज उठाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। और यही कारण है कि अब हुड्डा परिवार रोहतक सीट पर काफी बड़ी जो है बढ़त बना चुका है। अब सबसे बड़ा फैक्टर रोहतक सीट पर कोसली विधानसभा क्षेत्र का रहता है। अगर कोसली विधानसभा क्षेत्र में वोट बैंक बीजेपी को एक तरफा जाने के बजाय अगर बट जाता है तो ऐसे में मामला गड़बड़ में आ सकता है, मामला बीच मझधार फंस सकता है और अरविंद शर्मा की नैया भी बीच भंवर डूब सकती है। और यही कारण है कि हिसार के बाद रोहतक सीट पर भी बीजेपी अपनी पकड़ लगभग खो चुकी है। इसका दूसरा बड़ा कारण यह है कि लगातार कहा जा रहा था कि रोहतक सीट पर बड़ा बदलाव किया जा सकता है, कोई बड़ा चेहरा भाजपा इस सीट पर उतार सकती है। लेकिन एक बार फिर बीजेपी ने अरविंद शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाकर रोहतक लोकसभा क्षेत्र में उतार दिया। वहीं बात की जाए भाजपा के जो अंदरूनी सर्वे हुए, बीजेपी ने भी सर्वे करवाया और साथ ही आरएसएस संघ के द्वारा भी सर्वे करवाया गया, तो उसमें जनता के बीच जो सर्वे हुआ उसकी रिपोर्ट अरविंद शर्मा के खिलाफ रही। कहीं ना कहीं अरविंद शर्मा की एक नेगेटिव रिपोर्ट हाईकमान के पास पहुंची और उसके बावजूद भी अगर अरविंद शर्मा को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाकर उतारा गया है तो वो जनता की भावनाओं के विरुद्ध होने वाला है। और यही कारण है कि अब जनता बीजेपी से कुछ कटती कटती नजर आ रही है। रोहतक सीट पर भी भाजपा को काफी जो घाटा खाना पड़ सकता है। रोहतक सीट पर भी बीजेपी फिलहाल पिछड़ चुकी है। अगली सीट की बात की जाए तो अगली लोकसभा सीट है सिरसा की, एक रिजर्व सीट हरियाणा प्रदेश की। और कहीं ना कहीं वहां पर बीजेपी ने बड़ा बदलाव किया। अपने कैडर पर भरोसा न जताकर भाजपा ने एक दूसरे नेता को इस बार चुनावी मैदान में उतार दिया, यानी कि अशोक तंवर जो पहले कांग्रेस के नेता होते थे। सिरसा सीट से पूर्व में कांग्रेस के सांसद भी रह चुके हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस छोड़ने के बाद वो टीएमसी में गए, यानी कि तृणमूल कांग्रेस। लेकिन हरियाणा में उसका कोई वजूद नहीं था तो उन्होंने फिर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और आम आदमी पार्टी से होते हुए अब भाजपा में उन्होंने एंट्री मारे। हालांकि अशोक तंवर के सामने भी अब कोई रास्ता बचा नहीं है, उनके लिए भी अंतिम ठिकाना भाजपा ही होने वाली है। लेकिन भाजपा ने अशोक तंवर पर भरोसा जताया, उनको जो है सिरसा लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाकर उतार दिया गया। और सुनीता दोगल जो पूर्व में सांसद रही हैं, 2019 में उन्होंने जीत हासिल की थी बीजेपी की टिकट पर सिरसा लोकसभा सीट से, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका पत्ता कट चुका है। अब बड़े सवाल यही आता है कि भाजपा ने बाहरी नेताओं पर अधिक भरोसा जताया है बजाय कि अपने नेताओं के। अपने कैडर पर उनको भरोसा नहीं है, अपने नेताओं पर, अपने संगठन के बड़े चेहरों पर भाजपा को भरोसा नहीं है। तो ऐसे में जनता जो है इस बार इस चीज का जवाब भी जानना चाहती है और काफी उत्सुक है कि बीजेपी के क्या पास क्या वास्तव में ही कोई बड़ा चेहरा नहीं था। जहां बदलाव किया गया और जिन सीटों पर बाहरी नेता उतारे गए हैं वहां पर अपने नेताओं को उतारा जा सके। लेकिन इसके पीछे का दूसरा बड़ा कारण यह है कि यहां पर कांग्रेस की तरफ से कुमारी शैलजा का नाम सामने आ रहा है, यानी कि कांग्रेस से कुमारी शैलजा को सिरसा लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी बनाकर उतार सकती है। और कुमारी शैलजा भी जो है पूर्व में सिरसा सीट से सांसद रह चुकी हैं। तो ऐसे में कुमारी शैलजा अशोक तंवर के लिए एक बड़ी काट का रूप धारण कर सकती हैं। और यही कारण बताया जा रहा है कि जो अंदरूनी बात निकल कर आ रही है, अशोक तंवर ने गुपचुप तरीके से कुमारी शैलजा से मुलाकात की है, मीटिंग की है और बातचीत ये सामने आ रही है कि उन्होंने कुमारी शैलजा से रिक्वेस्ट की है कि आप सिरसा की बजाय किसी और सीट से चुनाव लड़ लें ताकि मैं यहां पर जीत हासिल कर सकूं, मेरा वोट बैंक जो है वो सेफ रह सके। अन्यथा अगर कुमारी शैलजा आती हैं तो वो अशोक तंवर के वोट बैंक में सीधे तौर पर सेंध लगा सकती हैं। और यही कारण है कि सिरसा सीट पर भी बीजेपी की जो कमर है वो काफी कमजोर बताई जा रही है। बीजेपी की रीढ़ जो है कमजोर हो चुकी है और सिरसा सीट पर भी बीजेपी अपनी पकड़ खो चुकी है, पिछड़ चुकी है। इससे आगे अगर बात की जाए अंबाला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की, जो कि हरियाणा की दूसरी रिजर्व सीट है, जहां से लगातार 2 बार भाजपा के सांसद के रूप में रतनलाल कटारिया ने जीत हासिल की, लेकिन अस्वस्थ होने के चलते कहीं ना कहीं वो
मृत्यु को प्राप्त होते हैं और उसके बाद इस सीट पर उपचुनाव नहीं हुआ, यानी कि सीट काफी लंबे समय से खाली पड़ी है। बीजेपी ने यहां पर उपचुनाव नहीं करवाया, जिसके चलते जनता के अंदर एक ये संदेश जरूर गया कि भाजपा यहां पर डर रही है उपचुनाव करवाने से, ताकि हार ना जाए, कहीं भाजपा को हार का सामना ना करना पड़े। और यही कारण बताया जा रहा है कि बीजेपी ने अंबाला सीट पर उपचुनाव नहीं करवाया। लेकिन अब लोकसभा चुनाव आ चुके हैं, लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है, तो ऐसे में बंतो कटारिया, जो रतनलाल कटारिया की ही धर्मपत्नी है, उनको अंबाला लोकसभा सीट पर भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा है। लेकिन बंतो कटारिया को लेकर यह कहा जाता है कि उनको एक सहानुभूति फैक्टर के रूप में भाजपा इस्तेमाल करना चाहती है, कि जो रतनलाल कटारिया हैं, जिनकी अस्वस्थ होने के चलते मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उनके सहानुभूति के रूप में बंतो कटारिया को वोट मिल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा है, विपक्ष के नेता भी ये कह रहे हैं कि अंबाला सीट पर अब सहानुभूति वोट लेने का समय भाजपा गंवा चुकी है। अगर उपचुनाव होता तो ऐसे में भाजपा जरूर यहां से जीत हासिल कर सकती थी, लेकिन अब बीजेपी के लिए सहानुभूति वोट के रूप में वोट हासिल कर पाना बेहद मुश्किल है, नामुमकिन सा है। और ऐसे में दूसरा बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि अनिल विज, जो अंबाला कैंट से 6 बार विधायक रह चुके हैं, फिलहाल भी विधायक हैं, वर्तमान विधायक वहां से हैं, तो उनकी नाराजगी के चलते भी बीजेपी अंबाला सीट पर खामियाजा भुगत सकती है, हार का सामना कर सकती है। क्योंकि अनिल विज पिछले लंबे समय से खफा चल रहे हैं, नाराज चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर जो बैठकें हो रही हैं, उनसे भी अनिल विज किनारा कर चुके हैं। जो संगठन की, जो कैडर की बैठकें हो रही हैं, मीटिंगें हो रही हैं, उनमें भी अनिल विज हाजिरी नहीं लगा रहे हैं, गैर हाजिर दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है कि अनिल विज की नाराजगी जो है अब तक दूर नहीं हुई है। और ऐसे में अगर ये नाराजगी लगातार यूं ही बरकरार रहती है तो इसका फायदा सीधे तौर पर विपक्ष को होने वाला है, और बीजेपी एक और सीट अपने खाते से अंबाला लोकसभा क्षेत्र के रूप में गंवा सकती है। अब अगर बात की जाए अंतिम और 5वीं सीट की, वो सीट है सोनीपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, जहां से लगातार 2 बार रमेश चंद्र कौशिक भाजपा के सांसद रहे। लेकिन जो सर्वे हुआ भाजपा का, उसमें जो नेगेटिव रिपोर्ट रमेश चंद्र कौशिक की जनता के बीच से बीजेपी हाईकमान के पास पहुंची, उसको चलते हुए भाजपा को इस सीट पर बड़ा फेरबदल करना पड़ा। रमेश चंद्र कौशिक की छुट्टी कर दी गई, तो उनकी जगह राई से वर्तमान विधायक मोहनलाल बड़ोली को मौका दिया गया। उनको जो है सांसद प्रत्याशी के रूप में भाजपा ने उतार दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मोहनलाल बड़ोली को अगर प्रत्याशी बनाया गया है, तो भाजपा कुछ फेरबदल की फिराक में थी, कुछ समीकरणों को बदलने के चक्कर में थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं वही जो दावपेच है भाजपा पर उल्टे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहली बात है मोहनलाल बड़ोली, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि उनकी नेगेटिव छवि भी जनता के बीच काफी घर कर चुकी, यानी कि मोहनलाल बड़ोली भी कोई ऐसे मजबूत प्रत्याशी भाजपा की तरफ से सोनीपत लोकसभा सीट पर नहीं बताए जा रहे हैं। वही दूसरा कारण ये है कि ज्यादातर सीटें जो है विपक्ष के पास हैं। चाहे सोनीपत शहर की बात की जाए, वो सीट भी कांग्रेस के पास है, चाहे खरखोदा सीट की बात की जाए, वो सीट भी जो है कांग्रेस के पास है, और चाहे बड़ौदा सीट की बात की जाए, यहां भी कांग्रेस का विधायक है, या फिर यूं कहा जाए कि जुलाना सीट, वहां पर भी जेजेपी का विधायक, यानी कि ज्यादातर सीटें विपक्ष के खाते में है, विधानसभा की सीटें। तो ऐसे में बीजेपी का यहां पर जीत हासिल कर पाना और कांग्रेस के विधायकों के चलते, यानी कि विपक्ष के विधायकों के चलते बीजेपी का यहां पर अपना वोट बैंक मजबूत कर पाना, वोटर्स को अपने साथ जोड़ पाना काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, काफी मुश्किलात भरा होने वाला है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि सोनीपत सीट पर भी भाजपा कमजोर हो चुकी है। अब इससे अनुमान लगाया जा सकता है, चाहे हिसार की बात हो, चाहे अंबाला की बात हो, चाहे सिरसा की बात हो, चाहे रोहतक सीट की बात क्यों ना हो, या फिर सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की बात हो, 5 ऐसी सीट हैं जहां पर भाजपा अपनी पकड़ कमजोर कर चुकी है, अपनी पकड़ खो चुकी है। जिस बढ़त के साथ भाजपा काम कर रही थी, जिस बढ़त का भाजपा दावा कर रही थी कि एक बार फिर 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करके बीजेपी 2019 का चुनावी परिणाम का जो इतिहास है वो दोहराने वाली है। लेकिन अब कहीं ना कहीं भाजपा ने जो 10 की 10 सीटों का सपना देखा था, उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा अब 10 की बजाय 5 सीटों पर सिमट सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है राजनीति के जानकारों का, सियासी जानकारों के द्वारा यह बात कही जा रही है कि बीजेपी 5 सीटों पर काफी मुश्किल दौर से गुजर रही है। 5 सीटों पर बीजेपी अपनी बढ़त खो चुकी है, अपनी लीड खो चुकी है, अपनी पकड़ कमजोर कर चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं
जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, ज्यादातर प्रत्याशी ऐसे हैं जो इनके पास अपना खुद का वोट बैंक नहीं है, या फिर एक तरीके से कहा जाए तो कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो मूलतः भाजपा ही नहीं है, बाहरी नेता के रूप में देखे जा रहे हैं, जिनको भाजपा ने चुनावी समीकरणों को देखते हुए एक्सेप्ट किया है। तो वही कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी जनता के बीच छवि काफी नेगेटिव है, और कुछ ऐसे भी समीकरण बन रहे हैं कि अगर कांग्रेस यहां पर अपने मजबूत प्रत्याशी के रूप में किसी चेहरे को मौका देती है तो फिर भाजपा के लिए पूरा खेल जो है खराब हो सकता है। भाजपा के सामने और भी कई चुनौतियां आ सकती हैं। तो आज की हमारी चर्चा जो भाजपा 10 की 10 सीटों पर जीतने का दावा कर रही है उसको लेकर थी कि फिलहाल वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि भाजपा 5 सीटों पर मजबूत है, लेकिन 5 सीटों पर अपनी पकड़ खो चुकी है, पकड़ ढीली हो चुकी है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता और विशेष तौर पर हिसार, सोनीपत, सिरसा, अंबाला और रोहतक लोकसभा क्षेत्रों के लोग, यहां के वोटर्स इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में ही भाजपा काफी मुश्किल दौर से वर्तमान में गुजर रही है? क्या वास्तव में ही बीजेपी विपक्षी दलों से पिछड़ चुकी है? क्या वास्तव में ही बीजेपी जनता के बीच से, वोटर्स के बीच से अपनी पकड़ खो चुकी है इन 5 सीटों के ऊपर? आपका क्या सोचना है? कमेंट अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।